गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हो स्टडी चैनल से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके समक्ष हम उपलब्ध हुए हैं और उस टॉपिक का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च। तो 15 से 20 मिनट के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी ने दांडी मार्च क्यों किया, दांडी मार्च के बाद गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की क्या जरूरत पड़ गई। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार लेखपाल की परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न बना था, गजब का टेक्निकल सवाल पूछा गया था, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसका गलत जवाब दिया था। बाद में इस प्रश्न को लेकर वो कोर्ट भी गए थे और कोर्ट ने भी माननीय आयोग के द्वारा दिए गए ही उत्तर को सर्वमान्य माना और उसको सही करार दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या है। सविनय, सविनय का मतलब विनय सहित और अवज्ञा का मतलब होता है बात ना मानना, यानी विनय पूर्वक हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर किसके बात ना मानने की बात की जा रही है? तत्कालीन सरकार की। और उस समय तत्कालीन सरकार किसकी थी? तो उस समय वो ब्रिटेन की सरकार थी अपने यहाँ। तो यानी अंग्रेजों की बातों को हम विनय पूर्वक अस्वीकार करेंगे, उनकी बातों को हम नहीं मानेंगे। ये उस समय का परिदृश्य है, 1930 की घटना है। और 1930 में उस समय जो भारत देश की आबादी थी वो दो विचारधाराओं में बट गई थी, यानी भारत की जो जनता है वो दो विचारधाराओं में बटी हुई थी। एक गांधी के साथ खड़ी थी, उनके अहिंसक आंदोलन के साथ खड़ी थी, और एक भगत सिंह के क्रांतिकारी आंदोलन के साथ, जिसमें आज़ादी पाने के लिए अगर हथियार उठाने की भी ज़रूरत पड़ती है तो लोग हथियार उठाने से भी नहीं कतराते थे, उनके साथ जुड़ गई थी। और युवाओं की एक बहुत बड़ी लॉबी भगत सिंह के साथ भी खड़ी थी। तो दो चेहरे राष्ट्रीय स्तर पर उस समय बहुत बड़े हो गए थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था, भले ही मार्ग अलग अलग थे। और इन दोनों ने मिलकर, गांधी हो या भगत सिंह हो, दोनों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के पैर उखाड़ने शुरू कर दिए थे, जिसकी खबर ब्रिटिश सरकार को तो थी ही। तो वहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़ोरदार वायसराय उस समय आता है और उनका नाम था लॉर्ड इरविन। हालांकि लॉर्ड लगाने की ज़रूरत हम लोगों को है नहीं, लेकिन फिर भी इरविन उस समय आते हैं। तो गांधी जितने होशियार और चालाक आंदोलनकारी थे, गांधी जी जैसा ही एक चालाक और होशियार वायसराय आया इरविन, और उसने गांधी जी को किस प्रकार मात दिया वो हम देखेंगे। हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी का सही रहेगा, सफल जाएगा, लेकिन उसके बाद गांधी इरविन समझौते में कुछ तकनीकी गलती गांधी जी के द्वारा होगी और उस तकनीकी गलती का खामियाजा ये पूरा देश भुगतेगा, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को खो के। तो चलिए उसकी चर्चा करेंगे बाद में। पहले चर्चा करते हैं हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च की। बात है 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी। और इन 11 सूत्री मांगों में एक मांग थी, नमक से कर हटाया जाए, यानी जो नमक बनाने का अधिकार भारतीयों का था, इस पर अंग्रेजों ने कर लगा दिया था। इसी कर को हटाने की बात गांधी जी लगातार कर रहे थे। तो गांधी जी की 11 सूत्री मांगों में एक मांग गांधी जी की ये थी कि नमक पर लगने वाला कर हटा लिया जाए। जब इरविन ने गांधी जी के इस लेख पर कोई ध्यान नहीं दिया तो रेजिनाल्ड रेनाल्ड के माध्यम से गांधी जी ने सरकार से समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन रेजिनाल्ड रेनाल्ड के इस प्रस्ताव पर इरविन ने ध्यान ही नहीं दिया। रेजिनाल्ड रेनाल्ड एक ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी जी और ब्रिटिश सरकार के शीर्ष अधिकारियों के बीच मीडिएटर की भूमिका का निर्वहन करते थे। यानी गांधी जी का जब कोई संदेश होता था तो वो शासन के शीर्ष पद तक पहुंचाते थे, और शासन के द्वारा निर्गत कोई भी आदेश हो तो वो गांधी जी तक आता था इनके माध्यम से। तो रेजिनाल्ड रेनाल्ड के द्वारा जब मैसेज भेजा गया, ये एक मैसेंजर की भूमिका में थे, कुल मिला के आप मान सकते हैं। इनके मैसेज पर भी जब इरविन ने ध्यान नहीं दिया तो गांधी जी ने कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिला। यहाँ से गांधी की नाराजगी साफ साफ दिखती है, और अब गांधी की मजबूरी हो गई थी कि कोई एक राष्ट्रीय स्तर का बड़ा आंदोलन छेड़ा जाए, क्योंकि गांधी ने अपना एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के असहयोग आंदोलन के तौर पे 1920 में छेड़ा था। लेकिन कुछ कुछ एक जगहों पर हिंसक घटनाओं के घट जाने की वजह से गांधी जी ने उस पूरे आंदोलन को रद्द कर दिया था। तो उसके बाद ही गांधी जी ने ये एक दूसरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने से पहले गांधी जी ने एक दांडी मार्च निकाला, और ये गांधी जी का जो दांडी मार्च है वो 12 मार्च 1930 से शुरू होगा। कब शुरू होगा? 12 मार्च 1930 से। और गांधी जी का जो दांडी मार्च है वो साबरमती से शुरू होगा और वो दांडी तक जाएगा। और ये दांडी पड़ता है नवसारी ज़िले में, गुजरात का एक नवसारी ज़िला है, वहीं पर पड़ेगा दांडी। और गांधी यहीं पर पहुंचेंगे और यहीं से गांधी जी मुट्ठी में नमक लेंगे
और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 से कर देंगे। अब यहाँ पे टेक्निकल चीज़ क्या है, सवाल क्या पूछा गया था, उसमें सवाल पूछा गया था कि गांधी जी ने अपने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी। तो गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की है, वो साबरमती से की है। लेकिन गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की है, तो वो दांडी से की है। इन दोनों चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि गांधी का जो दांडी मार्च है वो तो साबरमती से शुरू हो रहा है, लेकिन गांधी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 6 अप्रैल से शुरू हो रहा है और वो दांडी से शुरू होगा। क्योंकि दांडी में ही पहुंचकर गांधी जी ने मुट्ठी में नमक लिया था और कहा था कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। 385 किलोमीटर की गांधी की ये यात्रा थी और इस यात्रा में उन्हें टोटल 24 दिन लगे थे। अपने 78 फॉलोवर के साथ गांधी जी पहुंचे थे। 12 मार्च से यात्रा शुरू हुई थी, 6 अप्रैल को यह यात्रा खत्म हुई थी। 24 दिन की यात्रा थी, 385 किलोमीटर डिस्टेंस गांधी जी ने तय की थी। सबसे ज़्यादा फॉलोवर आए थे गुजरात से, क्योंकि गांधी जी की जन्मस्थली से लेकर कार्यस्थली जो है वो गुजरात ही रही है। हालांकि गांधी जी ने तो पूरे भारत में ही आंदोलन किया, लेकिन मुख्यतः उनके जो आंदोलन थे वो गुजरात से ही शुरू होते थे। तो गांधी जी के जो फॉलोवर थे वो गुजरात में सबसे ज़्यादा थे, 31 लोग थे उनके साथ में चले थे। महाराष्ट्र से 13 लोग चले थे, उत्तर प्रदेश से 8 लोग थे, नेपाल से महावीर और सिंधु से हिंगोरानी थे। इस आंदोलन के विषय में एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि इस आंदोलन में शुरुआत में महिलाओं और बच्चों को शामिल होने की मनाही थी, यानी निषेध था, वो लोग शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन कमला चट्टोपाध्याय की सिफारिश के बाद महिलाओं को शामिल किया गया। ये सवाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा बार बार पूछा जाता रहा है, तो इस फैक्ट को हमें ध्यान में रखना ही रखना है कि किसकी सिफारिश के बाद महिलाओं और बच्चों को शामिल किया गया था। तो वो नाम है कमला चट्टोपाध्याय। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान एक स्टेटमेंट जारी किया था और उस स्टेटमेंट में कहा था कि हमें विश्व की सहानुभूति चाहिए, हमारी लड़ाई शक्ति के विरुद्ध न्याय की है। इसमें शक्ति का संबोधन ब्रिटिश सरकार के लिए किया गया था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार बहुत ही शक्तिशाली थी और बहुत सारे देशों में वो अपनी कॉलोनी भी बना चुकी थी। उनको अपना गुलाम बना के वहाँ के आर्थिक नियंत्रण को अपने हाथ में रख लिया था। अब चलिए शुरू करते हैं कि दांडी मार्च के संबंध में किन किन राजनेताओं के द्वारा क्या क्या टिप्पणियां की गई हैं, उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। सरोजनी नायडू ने कहा था, हे नमक भंजक तुम्हें मेरा सलाम। ये स्टेटमेंट सरोजनी नायडू का था। पट्टाभी सीतारामैया ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि गांधी का यह मार्च राम और पांडवों के वनगमन के समान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था, आज यह तीर्थयात्री अपनी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा है। यहाँ पे दीर्घ यात्रा लिखा है, इसको आप कट कर दीजिएगा, वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि गांधी का दांडी मार्च मुसोलिनी के रोम मार्च और नेपोलियन के पेरिस मार्च से कम नहीं था। ये स्टेटमेंट एग्जाम में आपके पूछे जाते रहे हैं, तो इन्हें बारीकी से हमें देख लेना है। अब उसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इस आंदोलन का नेतृत्व कहाँ पर किसने किया, क्योंकि ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, पूरे देश में फैला था। तो कहाँ पे किसने नेतृत्व किया? तमिलनाडु में सी गोपालाचारी ने इसका नेतृत्व किया और इन्होंने भी गांधी जी की तरह, जैसे गांधी जी की यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी तो सभी को पता है कि गांधी की यात्रा जो शुरू होती है वो साबरमती से शुरू होती है और साबरमती से शुरू होकर वो जाती है दांडी तक। ये गांधी जी की यात्रा थी, ये गांधी जी का दांडी मार्च था जो कि साबरमती से लेकर दांडी तक था। उसी प्रकार श्री गोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से लेकर वेदारण्यम तक की यात्रा की थी। मालाबार में केलप्पन ने इस आंदोलन को संभाला था। उड़ीसा में गोपबंधु चौधरी ने, छतरपुर में डाकू मंगल सिंह ने इस आंदोलन को लीड किया था और उत्तर प्रदेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी थी। उन सभी चीज़ों की हम लोग समीक्षा करते हैं, क्या क्या घटनाएं घटी थी, कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। सर्वप्रथम विट्ठल पटेल ने केंद्रीय विधानसभा के पद से इस्तीफा दे दिया था। मदन मोहन मालवीय ने स्वतंत्र दल के नेता के पद से भी इस्तीफा दे दिया। बच्चों ने वानर सेना बनाई थी तथा लड़कियों ने माजरी सेना बनाई थी, क्योंकि अगर कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना है तो हमें हर वर्ग का सहयोग चाहिए, हर धर्म का सहयोग चाहिए, हर जाति का सहयोग चाहिए। पूरे राष्ट्र को एक लक्ष्य की ओर समर्पित होना होगा, तब जाके कहीं वो आंदोलन सफल होता है। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और शराब के बहिष्कार की घोषणा महात्मा गांधी जी ने की थी और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि विदेशी कपड़ों के बहिष्कार करने से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का लगता था। क्योंकि गांधी जी को भी पता था कि ये जो अंग्रेज लोग हैं ये बड़े व्यावसायिक लोग हैं, तो अगर इनके व्यवसाय पे झटका लगता है तब ये हमारी बात सुनेंगे। उसके बाद इन्होंने शराब के बहिष्कार की घोषणा की थी। शराब के बहिष्कार की घोषणा जरूरी है, क्योंकि कोई बड़ा आंदोलन नशे में तो किया नहीं जा सकता
और आप देखोगे कि संविधान निर्माताओं ने जब देश का संविधान बनाया तो आर्टिकल 47 में उन्होंने मादक पदार्थों का निषेध ये बिंदु उसमें डाल दिया है। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी उस समय, धरसना लूट की घटना घटती है। अब ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि धरसना लूट को अंजाम किसने दिया था। तो धरसना लूट का नेतृत्व किया था इमाम साहब और मणिलाल ने किया था, और उनके साथ में 2000 कार्यकर्ता भी थे। ये इमाम साहब और मणिलाल ये नेतृत्व करता थे धरसना लूट के। धरसना लूट दरअसल क्या है, धरसना में एक नमक गोदाम हुआ करता था। इस नमक गोदाम को लूटा गया था। एक सिंबॉलिक था, प्रतीकात्मक था कि नमक को वहाँ पे लूटा जाए, क्योंकि सारा आंदोलन ही नमक कर के विरोध में था। इसी धरसना लूट के बाद गांधी जी को यरवदा जेल भेज दिया गया था। जब गांधी जी को यरवदा जेल भेजा गया तो नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने। जब अब्बास तैयब जी को गिरफ्तार किया जाएगा तो सरोजनी नायडू उसका नेतृत्व करेंगी। यानी हर आंदोलन में तय हो जाता था कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसके बाद नेतृत्व कौन करेगा। हर चीज़ का प्लान ए और प्लान बी तैयार होना चाहिए, और वैसा तैयार हो जाता था। इस धरसना लूट के प्रत्यक्षदर्शी थे अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि धरसना लूट के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ कौन था। तो वेब मिलर थे। इस फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखोगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समानांतर अन्य आंदोलन कौन से चले। समानांतर आंदोलन का मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही कोड करते हुए कुछ आंदोलन चले थे। उन आंदोलनों को हम लोग यहाँ पे गौर से देखने वाले हैं कि कौन कौन से आंदोलन चले थे। उसमें एक आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है लाल कुर्ती आंदोलन। ये लाल कुर्ती आंदोलन चला था पश्चिम उत्तर भारत में, और इसके संचालक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। गफ्फार खान को सीमांत गांधी और शेर अफगान जैसे उपाधियों से भी नवाजा जाता था। इन्होंने एक संगठन बनाया था और उस संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार संगठन, और ये गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे और गांधी जी के ही मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति थे। इनका एक अखबार था जो कि पश्तो भाषा में था और उसका नाम पख्तून था। जिन्ना ने इनके ऊपर एक आरोप लगाया था। जिन्ना ने कहा कि जंगी पठानों का हिंदूकरण करने तथा उन्हें नपुंसक बनाने का कार्यवाहक कहा था। देखिए, जो पठान कौम होती थी और राजपूत कौम होती थी, ये दोनों कौम लड़ने के लिए जानी जाती थी। लेकिन जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ये हिंसा पे भरोसा नहीं करते थे, ये गांधीवादी मूल्यों पर चलते थे। इसलिए जिन्ना ने कहा था कि पठान जो कि तलवार चलाने में कभी माहिर हुआ करती थी, आज ये इनको गांधीवादी मूल्यों पे चला रहे हैं। इसलिए कहा था कि इन्होंने जो है पठानों का हिंदूकरण कर दिया और उनको नपुंसक बना दिया। ऐसा संबोधन किया था जिन्ना ने खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए। एक आंदोलन चला था जीआर लंग आंदोलन, और ये आंदोलन चला था मणिपुर और नागालैंड के क्षेत्र में। नेतृत्व किया गया था यदुनाग के द्वारा। जब यदुनाग को फांसी हो जाती है तो उन्हीं की 13 वर्षीय पुत्री रानी गैडिनेल्यू के द्वारा आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको भारत की जान ऑफ आर्क कह के संबोधित किया, और नागालैंड की लक्ष्मीबाई भी उन्हें कहा जाता था। इन्हें आंदोलन के दौरान उम्र कैद की सज़ा होती है और आज़ादी के बाद ये रिहा कर दी जाती हैं। आप उस समय ब्रिटिश हुकूमत कितनी तानाशाह थी और कितनी निर्मम थी, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आप एक 13 वर्षीय बच्ची को उम्र कैद की सज़ा दे रहे हैं। और एक चीज़ हर हिंदुस्तानी को सीखनी चाहिए, और ख़ास तौर पर मैं अपनी बहनों को और इस देश में जितनी महिलाएं हैं जिनकी अब दिशाएं भटक चुकी हैं या भटक रही हैं, उनको सीखना चाहिए रानी गैडिनेल्यू से कि 13 वर्षीय एक बच्ची का विजन क्या था। आप सोच सकते हैं कि उसका क्या शानदार विजन था, देश के लिए आंदोलन करना, गांधीवादी मूल्यों पर चलना। और ये मैसेज केवल बहनों के लिए नहीं है, अपने भाइयों के लिए भी मैसेज है कि जब आपकी 13 वर्ष उम्र होती थी, हम लोगों की 13 वर्ष उम्र थी, तो हमारे क्या विजन थे। और गैडिनेल्यू के आप विजन देख लीजिए, उसका विजन क्या था। हमको लगता है कि हम आज के टाइम में फॉरवर्ड हो गए हैं, बहुत आधुनिक हो गए हैं, हमारे विचारों में बड़ी आधुनिकता आ गई है, तो आप गैडिनेल्यू को देखोगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत पीछे हो। यानी नए नए परिधान पहन लेने से, नए तरीके के हेयर स्टाइल रख लेने से, अच्छे फ़ोन यूज कर लेने से आप आधुनिक नहीं हो जाते। जब तक वैचारिक क्रांति नहीं आएगी, जब तक आपके विचारों में एक चेतना और एक उद्घोषणा नहीं होगी, तब तक आप आधुनिक नहीं हो पाएंगे। आप गैडिनेल्यू को देख सकते हैं कि 13 वर्षीय बच्ची ने अपने पिता को फांसी देने के बाद कैसे उसके आंदोलन को आगे बढ़ाया, ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए। खैर, चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। गढ़वाल रेजिमेंट का एक आंदोलन चला जिसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नाम के एक सैनिक थे। उन्होंने कहा कि हम सत्याग्रहियों पर गोली नहीं चलाएंगे, और इसे पेशावर कांड के नाम से भी जाना जाता है। इसी आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम प्रांत के कबीलाई लोगों ने गांधी को मलंग बाबा भी कहकर पुकारा था। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या विशेषता रही है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए,
इसमें पहला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा गया है। पहला पॉइंट लिखा गया है कि शहरी बुद्धिजीवियों का समर्थन कम रहा, यानी जो शहर के थोड़ा सा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी लोग थे, वो इस आंदोलन में कम आए। मुस्लिम लीग ने साथ नहीं दिया। मुस्लिम लीग का एक अपना दर्द था, सभी को पता है। औरतों की व्यापक भागीदारी इसमें रही है। शुरुआत में नहीं थी, लेकिन कमला चट्टोपाध्याय की सिफारिश के बाद जब गांधी जी ने इसकी अनुमति दी तो व्यापक भागीदारी हो गई। इस आंदोलन में अवैधानिक कार्यों पर बल दिया गया, जैसे कर ना दो और लगान ना दो। दरअसल सविनय अवज्ञा आंदोलन के तौर पे इन दोनों टूल्स को अप्लाई किया गया था। कर नहीं देना है, लगान नहीं देना है और हमें बहिष्कार अपनाना है। ये 3 प्रमुख टूल्स थे। यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो ये आंदोलन चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको सफल बनाने के लिए 3 उपकरण यही थे: कर ना दो, लगान ना दो और बहिष्कार को अपना लो। उसके बाद देखो, भारत का आयात घटकर 1/3 हो गया और भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में कई गुना की वृद्धि हो गई। देखिए, जैसे अगर आप बहिष्कार को अप्लाई करेंगे तो एक चीज़ जान लीजिए, अगर विदेशी चीज़ों को हम नहीं खरीदेंगे तो हमें स्वदेशी चीज़ों पर निर्भर होना होगा। तो जैसे ही हम स्वदेशी चीज़ को अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हो कि भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में कई गुना वृद्धि हुई। ये इसी कारण हुई ना कि हमने बहिष्कार को हमने अप्लाई किया, यानी विदेशी चीज़ों को खरीदना बंद किया, तो सूती वस्त्र को खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और आयात भी घटकर हमारा कितना हो गया था, 1/3 हो गया था, जिससे कि ब्रिटिश सरकार को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और वो मजबूर हो जाएगी गांधी के साथ समझौता करने के लिए। और 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के मध्य समझौता होगा, जो कि भारतीय इतिहास में एक हमेशा कलंक के तौर पे माना जाता रहा है। लेकिन उसमें गांधी को बहुत ज़्यादा दोष नहीं दिया जा सकता। वो गांधी जी की एक तकनीकी गलती थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि गांधी जी से क्या टेक्निकल फॉल्ट हुई थी, जिसका परिणाम इस देश की जनता ने भुगता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।